नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का दिन है। हिंदुस्तान में बनी 2 फिल्में ऑस्कर अवार्ड जीती, लेकिन मोदी विरोधी पार्टियों ने इसमें भी मौका ढूंढ लिया। कांग्रेस का हाल यह है कि उसने नाटू नाटू गाने का पोस्टर बदल डाला। चुनाव जीतने के लिए राहुल की पार्टी ने फोटोशॉप का नया सियासी टूल डेवलप किया है। नाटू नाटू में राहुल की पार्टी को लूटो लूटो सुनाई दिया। क्या हर बात में मोदी की तस्वीर फिट करने से राहुल गांधी को कोई फायदा होगा? राहुल गांधी ने लंदन में क्या क्या कहा? मोदी को बात बात पर डिक्टेटर डिक्लेयर करने की जल्दबाजी दिखाई गई। क्या इस तरह के नैरेटिव से मोदी को ही फायदा होगा? अब देखिए, राहुल गांधी ने विलायत में जितने डायलॉग कसे, उन सब डायलॉग्स को बीजेपी ने गौर से सुना और उन्हीं डायलॉग से बीजेपी ने पूरी फिल्म बना दी। पहले राहुल गांधी की पार्टी हर घंटे अडानी अडानी करती रही। अब बीजेपी हर बात में राहुल राहुल कह रही है। 24 के चुनाव में बस 365 दिन बचे हैं। नरेंद्र मोदी ने नया टारगेट सेट कर दिया है। अब की बार 400 पार। मोदी अगर 400 सीटें लाएंगे तो राहुल कितनी सीटें पाएंगे? थर्ड फ्रंट को कितना मिलेगा? क्या राहुल गांधी की वजह से ही मोदी को 400 सीटें मिल सकती हैं? आपको मिलेगा इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 24 का नारा तैयार कर लिया है। नैरेटिव रेडी है और नंबर पर ताबड़तोड़ काम चल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को 400 सीटें राहुल गांधी ही दिलाएंगे? मोदी के पास अभी लोकसभा की 303 सीटें हैं। 303 से 400 सीटों तक जाना कोई हंसी मजाक नहीं है, लेकिन पब्लिक के बीच जबरदस्त परसेप्शन बन चुका है। जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक कांग्रेस 60 सीटों के ऊपर नहीं जा सकती और बीजेपी 300 सीटों के नीचे नहीं आ सकती। क्या राहुल गांधी ही मोदी के लिए सबसे सूटेबल ओपोनेंट है? 2014 में मोदी ने 282 सीटें जीती और गठबंधन के साथी दलों को 54 सीटें जितवाई। इस तरह एनडीए का कुल नंबर पहुंचा 336। 2019 में मोदी ने अपने लिए 303 सीटें जीती, गठबंधन पार्टनर्स को 50 सीटें जितवाई। इस तरह एनडीए का कुल नंबर पहुंचा 353। मगर 2024 के लिए मोदी के पास कोई बड़ा अलायंस पार्टनर नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू अलग, पंजाब में बादल फैमिली की शिरोमणि अकाली दल बादल अलग और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना दो फाड़। गठबंधन पार्टनर्स के बिना नरेंद्र मोदी क्या सच में 400 सीटें जीत सकते हैं? गौर करें कि 24 में लोकसभा की 400 सीटों का टारगेट बीजेपी का अपना टारगेट है। इसमें अलायंस पार्टनर शामिल नहीं है। आपको लगता होगा कि 400 सीटों के लिए मोदी किस रास्ते पर चलेंगे? 24 में प्रधानमंत्री किस रास्ते बढ़ेंगे? बीजेपी के वॉर रूम में जो प्लान फाइनल हुआ है, उसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास है। आज संसद के दोनों सदनों में उसी प्लान को टेस्ट किया गया। संसद बैठते ही राहुल गांधी माफी मांगों की गूंज सुनाई पड़ने लगी। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और गिरिराज सिंह जैसे सीनियर मिनिस्टर एक साथ एक्टिव हो गए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रंट पर आए। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला। पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए। सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। देश का अपमान करना बंद करो। संसद हो या संसद के बाहर, जानते हैं बीजेपी हर जगह राहुल घेरो अभियान क्यों चला रही है।
क्योंकि मोदी की पार्टी ये तय कर चुकी है कि 24 का रास्ता यहीं से निकलेगा। राहुल को हिट किया तो बीजेपी की गाड़ी सरसराते हुए 400 सीट की तरफ बढ़ जाएगी। ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। नरेंद्र मोदी कभी अरविंद केजरीवाल को दुश्मन नंबर 1 नहीं कहते। मोदी कभी ममता बनर्जी को दुश्मन नंबर 1 नहीं कहते। केसीआर या शरद पवार को भी दुश्मन नंबर 1 नहीं बताते। मोदी कभी भी नीतीश कुमार को दुश्मन नंबर 1 नहीं मानते। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दुश्मन नंबर 1 नहीं कहते। लेकिन राहुल गांधी का जिक्र आते ही मोदी बेमुरव्वत हो जाते हैं। दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस करवाने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस के साथी दल इससे बच रहे हैं, जबकि मोदी की पार्टी उस मौके का वेट कर रही है। दरअसल राहुल गांधी मोदी के लिए सबसे सूटेबल विरोधी नेता है। जैसे ही राहुल गांधी से मुकाबला होता है, नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 90% के पार चला जाता है। 2019 में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में मोदी और राहुल ही आमने सामने थे। गुजरात में मोदी का स्ट्राइक रेट 100% रहा और राहुल का 0। राजस्थान में भी मोदी का स्ट्राइक रेट 100% रहा और राहुल का 0। मध्य प्रदेश में मोदी का स्ट्राइक रेट रहा 96% और राहुल का 4। छत्तीसगढ़ में मोदी का स्ट्राइक रेट 82% रहा और राहुल का 18%। हरियाणा में मोदी का स्ट्राइक रेट 100% रहा और राहुल का 0। कर्नाटक में मोदी का स्ट्राइक रेट 89% रहा और राहुल का 3। How would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. राहुल गांधी मोदी को मौके देते हैं। राहुल संघ की आइडियोलॉजी के उलट बयान देते हैं, जिस पर मोदी को स्कोर करने का चांस मिल जाता है। किसी भी रीजनल क्षत्रप के मुकाबले राहुल गांधी को टारगेट करना आसान है, क्योंकि उनके पीछे कोई कल्ट सपोर्ट नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का अपना अपना जनाधार है। यूपी में अखिलेश के पास सपा का कैडर है। बंगाल में ममता के पास तृणमूल का कैडर है। तेलंगाना में केसीआर भी जनाधार वाले नेता हैं। तमिलनाडु में डीएमके का पार्टी बेस बहुत स्ट्रांग है। इन राज्यों के रीजनल क्षत्रपों पर हमले करने से उनके बाउंस बैक का खतरा रहता है, जैसा कि 2021 के बंगाल चुनाव में हुआ था। राहुल गांधी के साथ ऐसा कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि राहुल 2 बार मोदी से हार चुके हैं और वो 3rd टाइम लकी होंगे, इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस ढंग से अपमानित किया, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसद को अपमानित किया
आज लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर नहीं, बीजेपी खुद राहुल को ही मुद्दा बनाकर लड़ना चाहती है। गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। मोदी और राहुल का कंपैरिजन दिखाना बीजेपी को सूट करता है। फरवरी 2023 के सर्वे में 72% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के काम की तारीफ की, तो राहुल गांधी को सिर्फ 14% लोगों ने पसंद किया। 14% की रेटिंग राहुल के लिए हाईएस्ट रेटिंग है, वरना वो तो सिंगल डिजिट में ही रहते हैं, जबकि मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 78% तक चली जाती है। राजामौली की पिक्चर RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिला, तो राहुल गांधी की पार्टी ने इस पर भी भद्दा पॉलिटिकल पोस्टर बना दिया। ऐसी तस्वीरों से कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को भले ही ये लगता हो कि उसे लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन असल में कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही होता है। वोट टूटते हैं, कांग्रेस के साथी छूटते हैं। हमारे पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ आधारहीन बातें करते हुए आज जिस तरीके से कीचड़ छेड़ा जा रहे हैं, लोगों की निगाहों में कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहे हैं, जो बेबुनियाद भद्दा निहायती झूठ इल्जाम लगाने का कोशिश होते हैं, तो उसका विरोध करे। ये विरोध करना हमारे भी फर्ज होते हैं। राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 चुनाव जीते और 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1962 के चुनाव में नेहरू तीसरी बार जीते थे। तब 494 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 361 सीटें जीती थी। 2024 में 543 सीटों पर चुनाव होंगे और मोदी पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को बीट करने के लिए मैदान में उतरेंगे। भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। यही हमारा डिमांड है सर। अब 24 में मोदी की 400 सीटों वाले प्रोजेक्शन का मैच समझते हैं। राहुल को 14 में 44 और 19 में 52 सीटें मिली। 24 में बीजेपी राहुल को मैक्सिमम 50 सीटों का मालिक समझती है। रीजनल पार्टियों ने 1996 में मैक्सिमम 129 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी उनको 90 सीटों पर लाना चाहती है। 50 और 90 को मिला दें तो 140 सीटें होती हैं। इस तरह 543 सीटों में से 400 सीटें बीजेपी के पास जाती हैं। क्या 24 में बिल्कुल ऐसा ही होगा? इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन यही है। 24 में बीजेपी 500 प्लस सीटों पर लड़ेगी। इस बार बिहार में उसे जेडीयू को 17 सीटें नहीं देनी। महाराष्ट्र में इस बार उसे उद्धव ठाकरे को 23 सीटें नहीं देनी। इस बार बीजेपी को पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को भी 10 सीटें नहीं देनी है। 50 सीटों तो इन्हीं 3 राज्यों में बच गई। 14 और 19 के चुनाव में बीजेपी मैक्सिमम 421 सीटों पर लड़ी थी। इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने से उसके पास ज्यादा सीटें जीतने का चांस होगा। महंगाई का दौर जो चल रहा है देश के अंदर, महंगाई और बेरोजगारी, और हम देखें राहुल गांधी ने तो करीब 4000 किलोमीटर यात्रा कर ली। इसके लिए महंगाई बहुत भयंकर, बेरोजगारी है, बाकी भी जो तनाव और टेंशन और जो हिंसा है वो तो आप देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो मुद्दे चारों उनके अच्छे थे। अमीर गरीबी खाई बढ़ रही है, किसान भी उस पर समर्थन देगा। किसान जानता है इस बात को कि जो आंदोलन होगा 1.5 साल तक, 1.25 साल तक, किसे कहते हैं, इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं होगा।
7.25 से किसान लोग सड़कों में बैठे रहे, करीब 600 किसानों की मृत्यु होगी उसके अंदर। ऐसे काले कानून बना दिए बिना उनको पूछे हुए। कोई भी कानून बनता है तो इन्वॉल्वमेंट करने का प्रयास किया जाता है, और बगैर प्रयास करते हैं तो फिर बाद में तकलीफ भी आती है। अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, लालू फैमिली पर ईडी और सीबीआई के छापे, केसीआर की बेटी कविता से ईडी की पूछताछ, ये सब अचानक यूं ही शुरू नहीं हो गया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तेज करने का ऐलान किया और एजेंसियां तैयारी करने लगी। यहां से 24 के चुनाव में पूरे 1 साल का समय बचा है। इस 1 साल में माहौल बनाया जाएगा। करप्शन के खिलाफ मोदी के एक्शन का पर्चा गांव-गांव तक बंटेगा। असर धीरे-धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। करप्शन पर एक्शन ने विपक्ष की एकता में भी दरार डाल दी है। सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस ने उस पर खुशी जताई। इसी तरह लालू फैमिली के घरों पर छापे पड़े तो नीतीश ने चुप्पी साध ली। जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हों या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ से, ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर मेंटल प्रेशर बढ़ा रही है। लालू फैमिली पर जितने छापे पड़ेंगे, जितने खुलासे होंगे, नीतीश कुमार उतने ही अनकंफर्टेबल होंगे। राहुल गांधी ने अडानी पर अटैक किया तो कुछ दिनों के लिए विपक्ष एक दिखा, लेकिन महीने भर के अंदर वो यूनिटी गायब हो गई। अगर डिसिप्लिन आ जाएगा, अडानी को हम एक दिन में ही हिंदुस्तान से निकाल देंगे। मोदी निकल गया तो अडानी खत्म हो गया। और यार भैंस मार लो, जो है तो साथ ही मर जाएंगी। पहले बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। अब अडानी कर रहे हो, मोदी करो कि मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, मोदी देश को बेच रहा है। विरोध की ऐसी भाषा राहुल गांधी भले ही पसंद करते हों, लेकिन दूसरी पार्टियों को इसमें घाटा दिखता है। संसद में माइक बंद करने के मुद्दे पर विपक्ष के अधिकतर नेता पहले ही राहुल से किनारा कर चुके हैं। राहुल कुछ दिन पहले तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन वो अपने लिए सियासी मित्र भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी बीजेपी के खाते में लगातार वोट जोड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश हुई। कोशिश शुरू होते ही मोदी विरोधी आपस में ही उलझ गए। कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई तो कौन सी पार्टी नहीं आई। अखिलेश यादव का आज किसके साथ झगड़ा हो गया, केजरीवाल की पार्टी का दोस्ताना आजकल किस पार्टी के साथ चल रहा है और झगड़ा किसके साथ, वो पार्टी बीजेपी नहीं है। मोदी विरोधी मोर्चे में हड़बड़ी में गड़बड़ी कैसे हो गई, इसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। 24 की रेड, 17 दलों की परेड, 24 में विपक्ष कितना तैयार, क्या मोदी होंगे परेशान, विपक्षी एकता में कितना दम, 24 में मोदी करेंगे बेदम। विजय चौक पर 24 के लिए पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष ने मार्च किया। मोदी विरोध में 17 पार्टियों के नेता एक साथ आए। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्षी परेड में केसीआर की पार्टी भी शामिल हुई, लेकिन विजय चौक पर मार्च से पहले कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई, वहां केसीआर की पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा।
कांग्रेस और लाइक माइंडेड दलों की बैठक में 16 दलों के नेता पहुंचे, जिनमें कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, आरएलडी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, आईयूएमएल, शिवसेना उद्धव, एमडीएमके, आरएसपी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केसी जैसी पार्टियां शामिल हुई। इस मीटिंग से केसीआर ने अपने को अलग रखा। ममता बनर्जी कांग्रेस के बुलावे पर नहीं पहुंची। यूपी की दो बड़ी पार्टियां एसपी बीएसपी ने भी कांग्रेस की मीटिंग में जाने से परहेज किया। लाइक माइंडेड पार्टियां मतलब जो मुद्दों पर एक साथ हैं, और विपक्ष के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा 24 का चुनाव है, जिसमें उनका मकसद मोदी को हराना है। विपक्ष वनडे मैच खेल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम गेम प्लान के एग्जीक्यूशन में है। विपक्ष एक होने की बात तो करता है, लेकिन वो क्षण भर में ही बिखर जाता है। उदाहरण के तौर पर पहले जरा यूपी का झगड़ा आपको दिखाते हैं। अखिलेश और मायावती कांग्रेस की लाइक माइंडेड पार्टियों वाली बैठक में नहीं गए। दिल्ली से दूर उत्तर प्रदेश में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। सुन लीजिए जरा। आप खुद बताइए कि बी टीम बीजेपी की कौन है? सोचो आप, उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। अखिलेश ने जो कहा, मायावती की तरफ से भी जवाब आ गया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश को परिवार का झगड़ा याद दिला दिया। मायावती ने 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के वक्त कहा था, अखिलेश यादव तो यादव समाज का भी वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। 2019 में यूपी की 80 सीटों के लिए सबसे बड़ा गठबंधन बना मायावती अखिलेश यादव का, जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। मायावती 0 से 10 पर पहुंच गई, अखिलेश 5 पर सिमट कर रह गए। जयंत खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि बीजेपी और उसके गठबंधन ने 64 सीटें जीती। इस दौरान बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा। कांग्रेस को 1 सीट नसीब हुई। महागठबंधन को 39.2% वोट मिले। इधर चुनाव खत्म हुआ, उधर मायावती ने अखिलेश यादव पर वोट नहीं ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया और गठबंधन तोड़ दिया। 2019 में जब ये गठबंधन बना था, तब सियासी जानकार मान रहे थे कि मुस्लिम 19%, यादव 12%, जाटव 11%, जाट 2% है। अगर ये एक साथ आए तो मोदी का खेल बिगड़ जाएगा। कुल मिलाकर वोट होंगे करीब 45%, लेकिन 2019 में इस गठबंधन को कुल वोट मिले 39.2%, मतलब पूरा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 2014 के 42.6% के मुकाबले 2019 में 51.2% तक पहुंच गया। मतलब 2019 में विपक्षी मोर्चा हानिकारक रहा। अब 24 में फिर से सबकी नजर यूपी पर टिकी है, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 24 में अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब एकला चलो की बात दोहरा रहे हैं। मतलब अगर यूपी में विपक्ष का बिखराव हुआ, तो क्या 2014 वाला कमाल बीजेपी 2024 में भी यूपी में दोहरा सकती है? क्यों बीजेपी गठबंधन को यूपी में 80 में से 70 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? यूपी ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी विपक्षी एकता में फूट है। सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन को गौर से देखिए। 13 मार्च की तारीख है। जो ट्वीट है वो तेलंगाना की सरकार को लेकर है।
तेलंगाना सरकार की भ्रष्टाचार खोलने की बात दोहराई गई है। तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवनाथ रेड्डी को भी टैग किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केसीआर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, दिल्ली में एकता की बात कर रही है। केसीआर और कांग्रेस की एकता वाला नैरेटिव तो उसी वक्त धुल गया जब बीआरएस के सांसद दिल्ली में संसद भवन के पास गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। यहां केवल आम आदमी पार्टी के सांसद मौजूद थे और बीआरएस के सांसद, कांग्रेस के सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। आम आदमी पार्टी के सांसदों के हाथों में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रिहाई वाले पोस्टर थे। अरे हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। जांच एजेंसियों का जो एक कार्यशैली है उस पर विचार विमर्श हो, क्या वो जो कर रही हैं वो उचित कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे सीबीआई ने 2014 से आज तक जितने मुकदमे दर्ज करे, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई तब से लेकर आज तक जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे 95% ऑफ द टोटल केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। ईडी के सारे जो मुकदमे होते हैं मुख्य तौर पर वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। आप रोज अखबार जब सुबह खोलते हैं तो देखते हैं आज इसके यहाँ रेड हो गई, इस विपक्षी नेता पे, आज इस विपक्षी नेता पे रेड हो गई, इसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। तो एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर देश के लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश हो रही है कि भारत को विपक्ष मुक्त कर दो, अब कोई विपक्षी ना बचे। उस विषय पे हम चर्चा चाहते हैं। मतलब कांग्रेस दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े रहना चाहती और न ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केसीआर के साथ दिखाई देना चाहती है, क्योंकि 24 से पहले 2023 में तेलंगाना विधानसभा का चुनाव है और तेलंगाना में एक तरफ बीआरएस होगा, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरा मोर्चा कांग्रेस का होगा। असदुद्दीन ओवैसी केसीआर के साथ हैं और रहेंगे। संसद में हंगामा अडानी को लेकर भी हुआ। जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर अटैक कर रहा है तो सदन के बाहर भी अडानी पर फिर विपक्ष एकजुट नजर आया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अडानी के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ नैरेटिव घुमाया। मोदी जी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जेपीसी पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अडानी घोटाले की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। जेपीसी से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक सुर में अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग दोहराई। हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अडानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दिए। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अडानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं। हम लोगों ने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। एक तो अडानी का महाघोटाला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है।
जो नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के साथ मिलकर किया है, और मेरा तो सीधा आरोप है ये अडानी का घोटाला नहीं, ये मोदी का घोटाला है। इसमें मोदी का पैसा लगा हुआ है, बीजेपी का पैसा लगा हुआ है। लाखों करोड़ का घोटाला होगा, एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। सरकार जवाब नहीं दे रही, अडानी का आम मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमारी जेपीसी की मांग है कि जेपीसी बनाओ और अडानी के महाघोटाले की जांच कराओ, नंबर एक। दूसरा, ईडी और सीबीआई को जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो बीजेपी में नहीं है विपक्ष के पार्टियों पे मुकदमे कर करके उनको आप जेल में डाल रहे हो। बंगाल से लेके महाराष्ट्र से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बिहार हो, सब पे मुकदमा कर रहे हो। मोदी अडानी भाई भाई, विपक्ष के इस पूरे हंगामे से 3 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां गायब रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और मायावती आपस में ही लड़ रहे हैं तो टीएमसी का एजेंडा अलग है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत कई विपक्षी पार्टियां अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रही हैं, तो टीएमसी अडानी के मुद्दे पर तय वक्त में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच की बात दोहरा रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हैं तो अलग दिखना भी चाहती हैं, अलग रहना भी चाहती हैं। मोदी विरोध का जो मोर्चा ममता बनर्जी तैयार करने में जुटी हैं, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट के लिए फिलहाल वैकेंसी नहीं है। 2019 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी को 2019 में 22 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।